हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति और आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। आज जो है हम कुछ ऐसी चीज़ उठाएंगे जिससे हमें हेल्प हो सके कि हम मोटे मोटे सब्जेक्ट्स अगर पढ़ना शुरू करें तो उनको हम कैसे शुरू करें। अगर जैसे कि मान लीजिए सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, अगर हम इन सब्जेक्ट्स को उठाएं तो भाई ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि उठा लो तो रामायण और महाभारत की तरह ये चलते ही रहते हैं और ख़त्म होने पर नहीं आते। तो देखिए, इनको पढ़ने का एक तरीका होता है और हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ ही पढ़ना चाहिए, अदरवाइज ये सब्जेक्ट ना तो समझ आएंगे और ना ही ये खत्म होंगे। तो कैसे शुरू किया जाए इनको? भाई, ये क्या है? दीज आर दी प्रोसीजर्स। हमें प्रोसीजर्स देते हैं कि अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो वो उसका प्रोसीजर क्या है, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो फिर उसका तरीका क्या है, मतलब कैसे कैसे होती है। तो अगर प्रोसीडिंग की बात है तो ऑब्वियसली कहीं से शुरू होगी और कहीं पर खत्म होगी। तो हमें ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेक्शन वाइज नहीं पढ़ना चाहिए, इंस्टेड टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। अब टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भाई इनिशियल ये पता होना चाहिए कि जो प्रोसीडिंग्स है वो कैसे कैसे शुरू होती हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ती है। अगर मेरे पास ब्रॉड आइडिया होगा तो फिर मैं इंटरनली जो है टॉपिक्स को अच्छे से इन डेप्थ कवर कर पाऊँ और हर एक टॉपिक को मैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आई कैन डू दैट इन अ बेटर वे। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ही बताऊंगी। मतलब अगर एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है तो वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे जाके वो खत्म होती है, इसका अगर हमें एक ब्रॉड आइडिया लग जाए तो फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना भी आसान हो जाएगा और आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इस तरीके से फ्रूटफुल होने वाली है। तो लेट्स प्रोसीड। अब आप एक बात बताइए मुझे कि अगर कोई कोई क्राइम हो जाए, जब भी कोई क्राइम होता है तो हम क्या करते हैं? हम एफआईआर लॉन्च करते हैं, है ना? अब एफआईआर लॉन्च करते हैं, जैसे मान लो कि आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं वहां पर लेट सपोज दो घर छोड़ के किसी का मर्डर हो गया और अब फैमिली में कोई भी नहीं है, सबका मर्डर हो गया। तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप एफआईआर लॉन्च करवाएं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप एफआईआर को लॉन्च कर पुलिस वालों को एफआईआर लिखवा। तो सबसे पहले क्या हुआ? हमने सबसे पहले क्या किया? एफआईआर को दर्ज करवाया। मीन्स एफआईआर से क्या हो रहा है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट हो रही है। एफआईआर मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो सबसे पहली रिपोर्ट पुलिस वालों को दी मिलती है उसको हम एफआईआर कहते हैं और ये सभी को पता है। एफआईआर इज दी फर्स्ट स्टेप, मीन्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हो रही हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटिंग इनिशिएट्स नहीं लिखती हूँ मैं, आप समझ जाएंगे इतने में। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हो रही है वो यहाँ से इनिशिएट हो रही है। अब एफआईआर अगर दर्ज हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? भाई ऑब्वियसली आपने जब इन्फॉर्म किया कि हमारी लोकेलिटी में मर्डर हो गया तो पुलिस वाले जो है स्पॉट पर आएंगे और क्या करेंगे? उस घर को सीज कर देंगे, किसी को उस घर में एंट्री नहीं देंगे, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे और वहाँ पे अगर कोई फिंगरप्रिंट्स से कलेक्ट करेंगे, फुटप्रिंट्स हो गए, कोई चीज़ फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजना है तो उसको भेजा जाएगा और इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? सबको हम इन्वेस्टिगेशन। जब भी एफआईआर लॉन्च होती है तो उसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। और ये सब जो मैंने आपको अभी बताया, दिस इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। आपने इन्फॉर्मेशन दिया तो ऑब्वियसली पुलिस वाले आपके पास आएंगे एंड दे विल आस्क यू कि आपको ये बात कैसे पता चली, क्या आपने किसी को देखा यहाँ पर घर में घुसते हुए या घर से बाहर जाते हुए, क्या आप जानते हैं कि कोई इनका एनिमी है या इनकी किसी से लड़ाई झगड़े रहते थे। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस वो ये भी पूछेंगे क्योंकि वादी गवर्नमेंट। तो ये सारी जो पुलिस वाले कलेक्ट कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। दैट मीन्स एफआईआर लॉन्च होने के बाद पुलिस वाले क्या करते हैं? दे स्टार्ट दी इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन में वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया। एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो हमेशा पुलिस वाले करते हैं और कोई और नहीं करता है। और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली करते क्या है? दे ट्राई टू कलेक्ट द एविडेंसेस अगेंस्ट एलीज्ड पर्सन। ठीक है?
इवन जो भी केस है उसके बारे में वो एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो भी एलिज्ड होता है उसके लिए वो अपनी एक रिपोर्ट फाइल। तो जो भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया, जो भी चीज़ें की, किसी के बयान दर्ज करे या बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो उसकी रिपोर्ट आ गई, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी आपके पास, फुटप्रिंट्स रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट, XYZ, किसी ने कन्फेशन दिया, डिस्कवरी हुआ, वेपन्स मिले, जो भी कुछ हुआ उन सब का ये क्या करते हैं, दे मेक दी रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। इसको हम फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। कई जगह आपको फाइनल रिपोर्ट लिखा हुआ लिखेगा मिलेगा, कई जगह आपको इन्हें चालान कहते हुए मिलेगा, इन्हें चालान भी कहते हैं। पुलिस रिपोर्ट हुआ, फाइनल रिपोर्ट हुआ या चालान हुआ, ठीक है, ये सारे टर्म्स एक ही हैं, का मीनिंग सेम है, बस इनके नाम अलग है। अगर हम न्यूज़ चैनल्स पे देखें तो हमें यूजली पुलिस रिपोर्ट या चालान सुनने को मिलता है, ठीक है, चार्जशीट मिलता है, चार्जशीट इज ऑल्सो द सेम, चार्जशीट भी कहते हैं इसको, चार्जशीट ज़्यादा सुनने को, चार्जशीट जो है वो दर्ज हो गई है नहीं, तो न्यूज़ में सुनने को मिलता है। तो ये रिपोर्ट्स जो होती हैं, जो भी पुलिस वाले ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया उसकी रिपोर्ट जो है पुलिस वाला किसको फाइल सबमिट करता है, पुलिस वाला सबमिट करेगा ऑब्वियसली टू मजिस्ट्रेट। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को दी जाती है। अब देखिए, ये ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक यानी एफआईआर जब से दर्ज हुई और जहाँ तक पुलिस रिपोर्ट फाइल हो रही है वहाँ तक एज ऑफ नाउ मैंने भी आपको नहीं बताया कि मजिस्ट्रेट का कोई रोल हो। इस दौरान मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो पुलिस वाले। अगर मजिस्ट्रेट का कोई रोल होता भी है तो वो सुपरवाइजरी रोल होता है, विच कैन बी डिस्कस्ड इन एनी अदर वीडियो। ठीक है, वो डिटेल वाली बात होगी। हेयर आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन अम्ब्रेला टू यू कि मोटा मोटा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैसे होती है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, पुलिस वाले ने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जो पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन किया, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें समझ में आता है कि किसी ने कोई क्राइम किया है, तब तो वो क्या फाइल करते हैं, अपनी पुलिस रिपोर्ट। लेट सपोज अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ये समझ में आता है कि इसमें किसी ने कोई ऑफेंस नहीं किया, लेट सपोज सुसाइड का केस, सुसाइड किया, तो सुसाइड में तो कोई एक्यूज है ही नहीं, तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू पुलिस वाला देयर इज नो केस मेड आउट, कोई केस मेड आउट नहीं होता है किसी के अगेंस्ट। तो जब वो अगर उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोई केस नहीं बनता है तो फिर उसको पुलिस रिपोर्ट नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट। क्या कहते हैं, क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट मीन्स अकॉर्डिंग टू पुलिस वाला नो केस मेड आउट अगेंस्ट एनीवन। ठीक है, सुसाइड का ही मैटर था, इसके कोई यहाँ पर एक्यूज है, तो दैट मीन्स दे आर क्लोजिंग द मैटर। या उनको कोई एविडेंसेस किसी के अगेंस्ट में नहीं मिले तो भी वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। तो केस अगर मेड आउट होता है दैट इज कॉल्ड पुलिस रिपोर्ट, अगर इफ केस डजंट मेड आउट तो दैट विल बी कॉल्ड क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट, दोनों ही रिपोर्ट किसको जाती है, मजिस्ट्रेट के पास जाती है। नाउ द पॉइंट इज कि मजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन ले, जब ये रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है तो ऑब्वियसली मजिस्ट्रेट लुक इनटू द मैटर, वो इस रिपोर्ट को देखता है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज अ रिपोर्ट एंड जस्ट ऑब्जर्व इट। नाउ मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है एंड नाउ ही डिसाइड वेदर टू प्रोसीड फर्दर और नॉट। द प्रोसीड फर्दर का मतलब ये नहीं है कि मजिस्ट्रेट ये डिसाइड कर रहा है कि जिसका नाम इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है वो कन्विक्ट होगा या वो एक्विट होएगा, वो तो ट्रायल का मामला है। अभी हम वी आर नॉट इनटू द ट्रायल। ठीक है, अभी तो बस इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट के पास आई है। तो इस स्टेज पर मजिस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जर्व करेगा कि हम इस केस को आगे लेके जाएं या नहीं लेके जाएं। आगे लेके जाएं मतलब टू द वेरी नेक्स्ट स्टेप। और इस डिसीजन को लेने का जो ये डिसीजन होता है इसको कहते हैं हम टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस। Taking of cognizance. Cognizance means magistrate is deciding that justice requires कि हमें आगे बढ़ना चाहिए and this is called taking of cognizance. Once the magistrate has taken cognizance, it is said that investigation जो है वो end हो चुकी, अब इन्वेस्टिगेशन खत्म। एक चीज और ध्यान रखिएगा,
कि चाहे पुलिस रिपोर्ट फाइल हो या क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो, आइदर वेज मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो कॉग्निजेंस ले या नहीं ले। हो सकता है पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस ना ले, और हो सकता है क्लोजर रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले ले। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट का अपना डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, एंड ही द मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड विद द टाइप ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड टू हिम बाय द पुलिस ऑफिसर। नहीं तो क्या है, सारी अथॉरिटी तो पुलिस वालों के पास आ जाएगी, वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेंगे, मजिस्ट्रेट तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो फिर तो जस्टिस और नॉन जस्टिस जो है वो पुलिस वालों के हाथों में ही आ जाए। तो इसीलिए इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट हाउ टू प्रोसीड फर्दर एंड व्हाट टू टेक एक्शन। अगर मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है मुझे आगे बढ़ना है, दैट मीन ही हैज टेकन द कॉग्निजेंस, एंड इफ ही सेज दैट देयर इज नथिंग टू प्रोसीड फर्दर, दैट मीन्स ही हैज नॉट टेकन द कॉग्निजेंस, एंड केस जो है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। नाउ लेट्स सपोज कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस जो है वो ले लिया है। नाउ द कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन, इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया कि वो एंड हो चुकी है, यानी कि अब एक अगली स्टेज स्टार्ट हो रही है, एंड विच इज कॉल्ड इंक्वायरी। दिस इज कॉल्ड इंक्वायरी स्टेज। इंक्वायरी कौन करता है? मजिस्ट्रेट ही करता है। इट इज मजिस्ट्रेट हु डू द इंक्वायरी। नाउ डू रिमेंबर, यहाँ पे मैं ट्रायल की बात नहीं कर रही हूँ। इंक्वायरी अलग है और ट्रायल स्टेज अलग है। अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी इंक्वायरी स्टार्ट हुआ है। इंक्वायरी में क्या होता है, अभी तक देखिए जो भी मैंने आपको बताया, क्या हमने एक्यूज को, अभी एक्यूज आया क्या, सिवाय इसके कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पकड़ा गया हो तो उसको जेल में बंद कर दिया गया होगा, लेकिन अदरवाइज एक्यूज का यहाँ पर अभी तक कोई भी रोल नहीं। तो जस्टिस रिक्वायर्स कि भाई उसको भी तो पता चले कि उसके अगेंस्ट में कोई केस फाइल हुआ है। तो यहाँ इंक्वायरी पे जब कॉग्निजेंस ले लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, एक डेट ऑफ अपीयरेंस यानी कि इशू ऑफ प्रोसेस जो है वो रेज करता है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेके जाती हूँ, एंड वी आर डिस्कसिंग हियर द इंक्वायरी स्टेज। इन्वेस्टिगेशन था, नाउ हियर द इंक्वायरी स्टार्ट्स। यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस जो है वो ले लिया है, ठीक है। तो वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या है, इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस जो है ये हमें सेक्शन 204 सीआरपीसी दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि मजिस्ट्रेट समन या वारंट जो है वो एक्यूज को इशू करता है, ठीक है। वारंट मतलब अरेस्ट वारंट, समन मतलब आपको इस डेट पर अपीयर, तो दैट इज कॉल्ड समन। तो यहाँ पर इस जो समन या वारंट इशू हुए हैं इसमें क्या होगा, एक डेट लिखी होगी, डेट ऑफ अपीयरेंस। जो भी डेट ऑफ अपीयरेंस होगी उस पर क्या होगा, एक्यूज्ड अपीयर होगा। दिस इज एक्यूज्ड, ठीक है। एक्यूज क्या होगा, एक्यूज्ड विल अपीयर। जब एक्यूज अपीयर होगा तो क्या होगा, एक्यूज को जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जब वो अपीयर होता है तो उसको सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो होते हैं केस से रिलेटेड वो दिए जाते हैं। एक तो पहले छोटा सा आर्ग्यूमेंट टाइप होता है दोनों पार्टीज के, बताया जाता है कि भाई एक्चुअली में, और एक्यूज को जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स एक्यूज को दिए जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं दे आर गिवन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 207 एंड 208, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स उसको दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट मतलब एफआईआर का कॉपी, पुलिस रिपोर्ट का कॉपी, अगर कोई रिपोर्ट्स यहाँ पर कन्फेशन हुआ था या फिर कोई डिस्कवरी हुई थी या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो गई, फॉरेंसिक रिपोर्ट हो गई, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूज को दिए जाएंगे। क्यों? ताकि भाई उसको भी तो पता चले कि एक्चुअली में केस उसके अगेंस्ट में क्या है, उसका भी तो प्रॉपर राइट है कि वो अपने लिए एक इफेक्टिव डिफेंस प्रिपेयर करे। तो इसके लिए उसको डॉक्यूमेंट्स की तो रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्यूज को दिए जाते हैं। और सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 207 एंड 208। फिर या तो इसी डेट पर या फिर नेक्स्ट डेट पर, वी कैन टेक अ नेक्स्ट डेट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, चार्ज फ्रेम होता है। व्हाट इज द स्टेज ऑफ चार्ज फ्रेमिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चार्ज फ्रेमिंग का मतलब कि एक्यूज को बताया जाता है कि उसके खिलाफ कौन कौन से ऑफेंसेस का चार्ज लगा है। जैसे कि मान लीजिए जो हमने एग्जांपल लिया था मर्डर का केस,
लेट्स सपोज वहाँ पे जो एक्यूज थे 2 दिन पहले कुछ धमकी दी थी, ठीक है, एंड देन वो घर में कूदे, घर के अंदर उन्होंने ट्रेसपास किया, फिर उन्होंने घर में घुस के मर्डर किया, लेट्स सपोज वहाँ पे उन्होंने सामान भी चोरी किया, ठीक है, और फिर वो बाहर आके भाग गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेट्स सपोज 2 एक्यूज थे तो दोनों ने पहले प्लानिंग भी किया था। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन से ऑफेंसेस की बात मैंने कर दी। सबसे पहले अगर 2 जने थे तो उनके बीच में कुछ उन्होंने प्लानिंग भी किया, मैंने कहा आपको। तो प्लानिंग मतलब कि उन्हें कोई कॉन्स्पिरेसी करी है ना। अभी हम लोग सारे ऑफेंसेस निकाल लेते हैं कि क्या क्या किया। और कॉन्स्पिरेसी दी हुई है 120A, चार्ज होगा 120B का। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेसपास किया, ठीक है। ट्रेसपास का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 457 है। फिर उन्होंने कुछ सामान भी चोरी किया तो थेफ्ट का चार्ज लगेगा 79 में। फिर उन्होंने मर्डर किया, मर्डर कहाँ लगेगा, तो 2 में। ये थेफ्ट है या रॉबरी, लेट्स सपोज कोर्ट ने थेफ्ट के लिए और रॉबरी के लिए भी 390 का चार्ज लगा दिया, 93 रॉबरी। तो ये ऑफेंसेस का चार्ज जो है वो एक्यूज के ऊपर लग गया और ये चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पर उसको बताया जाएगा कि तुम्हारे अगेंस्ट में ये चार्जेस फ्रेम हुए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि पूरी ट्रायल जो होती है वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगी। इट इज द एक्यूज्ड हु विल डिस्प्रूव कि मैंने ये कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया है, और प्लेंटिफ प्रूफ करेगा, प्लेंटिफ इन द सेंस प्रोसिक्यूशन प्रूव ये करेगा कि एक्यूज ने ये ऑफेंसेस की। तो एक प्रूव करेगा, दूसरा डिस्प्रूव करेगा, ठीक है। तो ये होती है चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज और इसकी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नाउ अब अगर जब चार्ज फ्रेम हो गए हैं यानी कि एक्यूज को पता चल गया है कि उसके अगेंस्ट में क्या क्या सेक्शंस पे केस चलना है, तो फिर अब वो अपना डिफेंस प्रिपेयर करेगा। चार्ज फ्रेमिंग के बाद एक स्टेज और होती है, एक स्टेप और होता है, मतलब नॉट स्टेज, एक स्टेप और होता है, और स्टेप का नाम है प्ली ऑफ गिल्ट। प्ली ऑफ गिल्ट, प्ली ऑफ गिल्ट मतलब एक्यूज को पूछा जाएगा कि डू यू प्लीड गिल्टी ना। अब अगर उसे पूछा जा रहा है डू यू प्लीड गिल्टी, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो वो कहेगा यस या फिर वो कहेगा, ठीक है। अगर वो यस कहता है तो इसका मतलब ये कन्फेस कर लिया है कि हाँ ये जो चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस मेरे अगेंस्ट में लगे हैं, ये जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करे, ये मैंने ही कमिट किए हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। डू नॉट कंफ्यूज दिस कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से मैंने यही आंसर पाया कि हाँ एक्यूज मतलब कह रहा है कि उसने सारे ऑफेंसेस किए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मतलब प्ली ऑफ गिल्टी का मतलब होता है कि आप डिफेंस लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते, यस और नो। अगर आप कहते हो यस आई डू प्लीड गिल्टी, अब इसको उल्टा कर लेना आप, यस कह रहे हो मतलब कि आई डू प्लीड गिल्टी मतलब मैं डिफेंस नहीं लूंगा, नो मतलब आई डोंट प्लीड गिल्टी मतलब कि मैं डिफेंस लेना चाहता हूँ, मतलब ये ऑफेंसेस मैंने नहीं किए और मैं इन्हें डिस्प्रूव करके रहूंगा, ठीक है, तो मैं अपने डिफेंस दूंगा। तो नो का मतलब क्या हुआ, आई विल टेक डिफेंस एंड डिस्प्रूव देम, डिस्प्रूव ऑल चार्जेस, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ। अब अगर एक्यूज कहता है कि हाँ मुझे डिफेंस लेना है, तो मीन एक प्रॉपर ट्रायल आगे चलेगी, ठीक है। अब प्ली ऑफ गिल्ट के बाद क्या होता है, थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज कौन सी है, ट्रायल। ट्रायल में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वंस द ट्रायल हैज़ बीन स्टार्टेड तो क्या होगा भाई, जो प्रोसिक्यूशन है वो क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा कि एविडेंसेस देगा कि एक्यूज ने ही ट्रेसपास किया, कॉन्स्पिरेसी किया, थेफ्ट किया या रॉबरी किया या फिर मर्डर किया, ये सारे ऑफेंसेस अपने सारे एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन यहाँ ट्रायल स्टेज पर देगा। जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस फिनिश ऑफ हो जाएंगे फिर एक्यूज का टर्न आएगा और एक्यूज जो है अपने सारे एविडेंसेस देगा टू डिस्प्रूव ऑल द एविडेंसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है।
अब देखिए ट्रायल में जो होता है ना पूरा का पूरा, लेट्स सपोज यहाँ तक चला, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। एविडेंस एक्ट का रोल यहाँ हमेशा ट्रायल में, ठीक है। ट्रायल में एविडेंसेस किस तरीके के दिए जाएंगे और कोर्ट कैसे एविडेंसेस एक्सेप्ट करेगा और कैसे उन एविडेंसेस को कंसिडर करके अपना जजमेंट दे, तो एक मैंने आपको फैक्ट बता दिया। बट अदरवाइज यहाँ पे ट्रायल चल रही है जहाँ पे दोनों पार्टीज अपनी अपनी एविडेंसेस देती हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज एविडेंसेस कोर्ट कोर्ट गोज अपॉन इट्स जजमेंट। यहाँ पर जजमेंट, अब देखिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या होता है, पहले आता है कन्विक्शन, कन्विक्शन या एक्विटल ऑर्डर, ठीक है। पहले कन्विक्शन या एक्विटल, कन्विक्शन मतलब ये खून एक्यूज ने किया है, एक्विटल मतलब बाइज्जत बली, एक्यूज ने कोई ऑफेंसेस नहीं किए, ठीक है। वंस एक्वेशन कन्विक्शन और एक्विटल कम्स तो उसके बाद क्या होता है, सेंटेंस हियरिंग होती है। सेंटेंस हियरिंग मतलब अब कोर्ट बताएगा, कोर्ट ने कहा कि हाँ इसने मर्डर किया, रॉबरी किया, ट्रेसपास किया, ठीक है, ये तो कन्विक्शन हो गया। अब इसमें सेंटेंस हियरिंग की स्टेज पर कोर्ट कहेगा भाई टोटल जो है 7 साल की सज़ा मिलेगी, उम्र कैद की सज़ा मिलेगी या जो भी मिले। तो एक कन्विक्शन और एक्विटल होता है और उसके बाद फिर सेंटेंस हियरिंग होती है। तो ये हुई अपनी जो है पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर एक्यूज लेट सपोज एग्रीव्ड है या प्रोसिक्यूशन को लगता है जो पनिशमेंट दी गई वो सफिशिएंट नहीं है और रिगरस पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो आइदर पार्टी, जो भी एग्रीव्ड पार्टी है वो किस में जा सकती है, जा सकती है अपीलेट प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट करेंगी। ये हुआ अपना मोटा मोटा क्रिमिनल प्रोसीडिंग। यहाँ पे देखिए 3 स्टेजेस है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। डू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिए एफआईआर वाला जो है ना, एफआईआर की मैंने नाम नहीं लिया जबकि मैंने कहा कि एफआईआर से जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है, बट डू रिमेंबर एफआईआर इज नॉट द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। मेक अ बिग नोट इन योर कॉपी, एफआईआर इज नॉट द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। एफआईआर अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग है, ठीक है। 3 स्टेजेस हुई, एक इन्वेस्टिगेशन, दूसरी हमने पढ़ी इंक्वायरी, तीसरी हमने पढ़ी ट्रायल। 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। एफआईआर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, इसका अपना बहुत बड़ा रेलेवेंस है और वो रेलेवेंस सीधा का सीधा आता है ट्रायल स्टेज पर। उसके लिए हमें सेक्शन 162 को समझना होगा सीआरपीसी के, तो वो तो मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूंगी, वो एक अलग टॉपिक है एंड दैट आई कैन नॉट डिस्कस हियर। अब पूरा सीआरपीसी जो है वो इन्हीं हेडिंग्स के अंदर है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं एफआईआर की ही बात करूं तो भाई एफआईआर लॉन्च किए बिना क्या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जा सकती है या नहीं, एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एफआईआर से रिलेटेड हो गए। फिर इन्वेस्टिगेशन में अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या किया जाएगा, क्या इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के बाद भी इनिशिएट किया जा सकता है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप सीआरपीसी डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको हर एक स्टेज का क्वेश्चन जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन ये ऑल ओवर मोटी मोटी पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं और आप अपना सीआरपीसी जो है वो इन्हीं सब हेडिंग्स के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। पहले आप एफआईआर पढ़िए, फिर आप इन्वेस्टिगेशन का सारा पोर्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप इंक्वायरी का पढ़िए एंड देन यू कम्स टू द ट्रायल एंड देन गोज टू द अपील। बीच में अपने बेल के भी प्रोविजन होते हैं। तो यही अपना सीआरपीसी। अगर आपको ये मोटे मोटे हेडिंग्स क्लियर है तो फिर सीआरपीसी पढ़ना थोड़ा आसान हो सकता है। आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि आपको सीआरपीसी कैसे स्टार्ट करना है। मैंने आपको बता दिया है कि आपको कहाँ से स्टार्ट। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई मेक श्योर कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहूँगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।